Welcome to chemistry class and the first chapter, that is chemical reaction and equation we are studying, and today it is lecture number 6। तो बेटा फर्स्ट चैप्टर की सबसे आखिरी पोर्शन पे हम पहुंच चुके हैं और आज हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो कि आपकी एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग आपकी मोस्ट ऑफ द परसेंटेज में आप कह सकते हैं कि फर्स्ट चैप्टर के केमिकल रिएक्शंस की टाइप में हम लास्ट पोर्शन पे पहुंच गए हैं, एंड दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये जो टॉपिक है, ये दोनों रिएक्शन जो हैं मिल करके एक नया नाम क्रिएट करते हैं और उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टुगेदर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन, और इसे हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं बेटा। अब बहुत ध्यान से देखना कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, इन सारी चीज को हमें देखना है। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं कि भाई आपके बुक में रिडॉक्स रिएक्शन दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन गिवन है, रिडक्शन गिवन है। तो पहले हम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शन, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। क्लियर है? तो चलो देखते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हम किसे कहेंगे, रिडक्शन किसे कहेंगे? तो ऑक्सीडेशन सिंपली मीन्स, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी केमिकल्स में ऑक्सीजन का ऐड होना, किसी भी केमिकल्स में ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो आप इसको इंग्लिश में लिख लीजिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलो लिख लेते हैं। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। भाई सिंपल सी बात है, किसी भी केमिकल्स में ऑक्सीजन ऐड होगा तो हम कहेंगे कि वहां पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ये बात आती है कि भाई हर जगह हर रिएक्शन में तो ऑक्सीजन ऐड होगा नहीं, ठीक है ना? हर जगह हर रिएक्शन में ऑक्सीजन तो ऐड होगा नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम देखते हैं कि हम ऑक्सीडेशन की एक और डिफिनेशन आती है, वो हाइड्रोजन के साथ होती है। उसे हम क्या बोलेंगे? भाई देखो, जब यहाँ पे हमने ये लिख दिया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, तो इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन अनदर डिफिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। बहुत ध्यान से, तो हमने क्या बोला? अब देखो तुम्हारे पास दो डिफिनेशन आ गई। पहली डिफिनेशन क्या हो गई कि इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन वी कैन से दैट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन वी कैन से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। हम ये भी कह सकते हैं, है ना? तो बहुत ध्यान से देखना कि ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन है, इसमें हम दो तरह की डेफिनेशन बना सकते हैं। अभी मैं आगे और भी बताऊंगा आपको, लेकिन अभी हम इतना देखते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, क्लियर, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए केमिकल इज नोन एज ऑक्सीडेशन। क्लियर? एक टर्म हम और यूज करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन के टर्म में यूज करते हैं। हालांकि ये इलेक्ट्रॉन का टर्म आपके लेवल के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, हालांकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये प्रोसेस आप हायर क्लासेस से पढ़ेंगे और फिर वहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट्स पढ़नी होगी, बट यहाँ पे आपको उन चीज़ों से लेना देना नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में ऑक्सीजन के टर्म में, हाइड्रोजन के टर्म में, मेटल नॉन मेटल के टर्म में ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्सप्लेन किया गया है, और आपको अभी क्लास 10 के अकॉर्डिंग इतने ही में रहना है। चलो तो देखते हैं। देखो यहाँ पे हमने एक डिफिनेशन देखी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? क्लियर? तो अब एक और डिफिनेशन ले लेते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन को जब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो वो जस्ट हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन का है रिमूवल है, सो यू कैन से दैट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन
is known as oxidation. Clear? And addition of non-metal is oxidation. Clear? तो इस 4 कॉन्सेप्ट में हम चलते हैं. 4 जो टर्म है आपके, इसे बहुत बड़े ध्यान से देखना. फिर से एक बार रिकैप कर दे रहे हैं. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन कहते हैं, एंड एडिशन ऑफ नॉन मेटल. कुछ क्वेश्चन में ये चीज आएगी, बहुत ध्यान से सुनना. एडिशन ऑफ नॉन मेटल इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन. क्लियर? क्लियर हो गया? चलो अब हम देख लेते हैं. जस्ट इसका अपोजिट देखते हैं कि भाई रिडक्शन में क्या होता है. ध्यान देना. रिडक्शन जहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था वहां हम लिखेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. क्लियर? दैट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. देन हम क्या बोलेंगे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. देन गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. बहुत ध्यान से देखना. ऑक्सीडेशन रिडक्शन अक्सर एग्जाम में पूछता है बेटा कि बताओ कि कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पर रिडक्शन हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है. तो ये सारी चीजें आपकी इसमें क्लियर हो जाएंगी. लेकिन अभी हम इस टर्म को थोड़ा सा क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल के साथ इसको और क्लियर करते चलेंगे. चलो देखो, तो अभी बोला हमने रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी रिडक्शन है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपका रिडक्शन होता है, एंड एडिशन ऑफ मेटल, इज कॉल्ड रिडक्शन. तो देखो, जब मुझे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन किसी रिएक्शन में सर्च आउट करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा, तो हम इस 4 जो क्राइटेरिया दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम सबको कंसीडर करते हुए चलेंगे. डिपेंड करेगा कि हमारा रिएक्शन किस तरह का है. क्लियर? क्लियर? चलो एक छोटा सा रिकैप तुरंत कर लेते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के पे. तो ऑक्सीडेशन क्या होता है भाई? ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज एडिशन ऑफ नॉन मेटल. क्लियर? क्लियर? अब चलो रिडक्शन देख लेते हैं. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एडिशन ऑफ मेटल. क्लियर? क्लियर हो गया? चलो बहुत अच्छा. अब हम एक नई डेफिनेशन डालते हैं कि भाई ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक ही साथ हो. क्लियर? द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दिस रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन. देखो रिडॉक्स रिएक्शन जो है ये आपके लिए पहली दफा है, फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो इसलिए इसे बड़े ध्यान से पढ़ो. चलो, तो रिडॉक्स रिएक्शन में बेटा जो RED है, RED, दिस टेल्स रिडक्शन, ये रिडक्शन बताता है, और ऑक्स जो है वो ऑक्सीडेशन बताता है. तो इसका मतलब रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक ही समय पे होते रहते हैं. क्लियर? तो अब हम एक रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन लिख लेते हैं. चलो रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं. द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, सच रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन. अब हम डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी, रिडॉक्स रिएक्शन की. चलो
redox reaction. The reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously or at the same time. Clear? The reaction in which oxidation and reduction takes place at the same time is known as redox reaction. चलो ये भी हो गया कि भाई हमने ऑक्सीडेशन भी देख लिया, रिडक्शन को भी सेपरेटली देख लिया, और हम कह सकते हैं कि ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक ही समय पे होता है, एक साथ होता है, उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. क्लियर? तो डेफिनेशन लर्न करनी बहुत ज़रूरी है. आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बेटा व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन, तो आप तुरंत बताइएगा सर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, एंड एडिशन ऑफ नॉन मेटल. तो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर लेंगे. ऐसे ही आपसे पूछेगा रिडक्शन के बारे में, तो आप रिडक्शन को डिफाइन कर लेंगे. फिर पूछेगा कि बताओ कि बेटा रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो आप बताएंगे कि सर रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक ही समय पे होता है. दैट मीन्स द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम, such kind of reaction is known as redox reaction. Clear? अब हम चलते हैं एक्टिविटी की तरफ. क्लियर? बेटा एनसीईआरटी में जब आप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टॉपिक पे आएंगे तो आपको सबसे पहले एक्टिविटी दिखाई देगी. क्लियर? यहाँ पे हमने थोड़ा सा टर्म क्लियर कर दिया पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, कि आपके पास एक छोटी सी नॉलेज आ जाए कि भाई जहाँ मुझे ऑक्सीजन जुड़ता हुआ दिखाई देगा वहाँ हम बोल देंगे ऑक्सीडेशन है, जहाँ मुझे ऑक्सीजन निकलता हुआ दिखाई देगा वहाँ हम कह देंगे कि रिडक्शन है. क्लियर? तो चलो अब हम एक्टिविटी देखते हैं और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और देखेंगे कि कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैसे रिडक्शन हो रहा है. तो देखो एनसीईआरटी में एक्टिविटी 1.11. क्लियर? और ये सेटअप मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है. आप देखेंगे कि चाइना डिश है. चाइना डिश, इसको इवापोरेटिंग डिश भी कहते हैं. क्लियर? ये चीनी मिट्टी का बना होता है. ठीक है? और ये एक बहुत ज़बरदस्त इंसुलेटर है, बहुत ध्यान रखिएगा. क्लियर? और अब क्या होता है, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर तक, ज़्यादा टेम्परेचर तक भी ये ब्रेक नहीं करता और हीट को धीरे 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 यहाँ तक पहुँचाता रहता है. होता क्या, देखो बहुत ध्यान से, यहाँ पर ये जो जाली की तरह स्ट्रक्चर बनी हुई है, दिस इज वायर गेज, और ये जो स्टैंड है उसे हम ट्राइपॉड स्टैंड कहते हैं. यहाँ पे आपको बर्नर दिखाई दे रहा है, बर्नर बर्न कर रही है. ठीक है ना? अब देखो ये चाइना डिश है. इस चाइना डिश के अंदर हमने क्या रखा हुआ है, कॉपर पाउडर रखा हुआ है. ध्यान रखिएगा, कॉपर का क्या रखे हुए हैं हम, कॉपर पाउडर रखे हुए हैं. और कॉपर पाउडर को जब हम बर्न करेंगे तो देखो क्या होता है. क्लियर? कॉपर पाउडर को जब हम बर्न करेंगे तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनकर तैयार हो जाएगा. क्लियर? कॉपर ऑक्साइड बनकर तैयार हो जाएगा. तो इस एक्टिविटी में ये दिखाया कि व्हेन वी बर्न कॉपर पाउडर इन अ चाइना डिश वी गेट ब्लैक कलर रेसिड्यू. दिस ब्लैक कलर रेसिड्यू इज कॉपर ऑक्साइड. क्लियर? कॉपर सेकेंड ऑक्साइड. क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि चलो बताओ, एक कॉपर का कलर क्या होता है बेटा, कॉपर का कलर ब्राउन होता है. ठीक है ना, आपको पता है रेडिश ब्राउन में कॉपर रहता है. तो अब बताइए, पूछ सकता है ना, पूछता ही है कि चलो बताओ कि एक मटेरियल है जो कि ब्राउन कलर का है, उसको हम बर्न करते हैं और उसके बाद वो एक मटेरियल बनाता है जो कि ब्लैक कलर का होता है. आप दोनों को आइडेंटिफाई करिए. इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे. तो एक्टिविटी पढ़ने का हमारा जो सबसे बड़ा मकसद होता है कि हम इस तरह के क्वेश्चन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं और हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं. क्या ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब कॉपर को चाइना डिश के अंदर हमने लिया और इसे हम बर्नर पे रखे ट्राइपॉड स्टैंड के सहारे, हाँ, तो हम क्या देखते हैं कि आफ्टर सम टाइम वी सी दैट ब्लैक कलर रेसिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड इन चाइना डिश. चाइना डिश में ब्लैक कलर का रेसिड्यू बच जाता है. ठीक है बेटा? क्लियर? समझ में आया? तो अब हम इसका रिएक्शन देखते हैं.
Cu प्लस O2 क्या बना देगा, CuO। क्लियर? Cu प्लस O2 है ना, क्या देता है, CuO। दिस इज कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। कॉपर सेकेंड ऑक्साइड मतलब कॉपर की वैलेंसी 2 होती है। तो देखो कॉपर प्लस ऑक्सीजन क्या दे रहा है, कॉपर ऑक्साइड दे रहा है। क्लियर है? ठीक है, ये एक्टिविटी बहुत अच्छी एक्टिविटी है और ये एक्टिविटी पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अभी इस एक्टिविटी को हम देख लिए। इस एक्टिविटी को देखने का मकसद हमारा ये था कि कैसे ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है ना। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप समझ लो कि थ्रू दिस एक्टिविटी वी केम टू नो, इस एक्टिविटी के थ्रू हम ये जान गए, ठीक है, कि जब भी हम कॉपर को बर्न करते हैं देन अ ब्लैक कलर रेसिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड, दिस इज कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। क्लियर बेटा? चलो गुड, ये एक्टिविटी हमने देख ली। इस एक्टिविटी के ऑब्जर्वेशन को भी हमने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और अभी जो हम रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में देख रहे थे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में देख रहे थे, चलो अब उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं और कुछ एग्जांपल्स के साथ उसे समझने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि भाई रिएक्शन में देखो, डेफिनेशन याद करना तो अपनी जगह है, आपने याद कर लिया, लेकिन डेफिनेशन भी तो समझ के याद करते हैं। तो उसको समझने के लिए हम थोड़ा सा रिएक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। चलो अब देखो अब इसमें हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हम एग्जाम में क्लियर कर सकते हैं कि हमारा कौन से जगह रिडक्शन हो रहा है, किस जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा मटेरियल रिड्यूस हो रहा है, कौन सा मटेरियल ऑक्सीडाइज हो रहा है। चलो ठीक है, अब देखते हैं। एक एग्जांपल है यहाँ पे CuO। क्लियर? आपके बुक में भी होगा CuO प्लस H2। हम इसे हीट करते हैं, CuO प्लस H2। व्हेन वी हीट इट देन व्हाट वी गेट Cu प्लस H2O। क्लियर? CuO प्लस H2, व्हेन वी हीट इट वी गेट Cu प्लस H2O। अच्छा देखो इसमें देखते हैं। चलो अब आपको कैसे सीखना है इसको देख लो। भाई आपको करना क्या है, आपको करना है, आपको केवल देखना है रिएक्टेंट। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना जो आपको बता रहे हैं हम। देखो बेटा, आपको पूरा फोकस करना है रिएक्टेंट पे, और रिएक्टेंट पे जो फोकस करेंगे आप 1 बाय 1 करेंगे और ये देखेंगे कि भाई उस रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में क्या हो गया। फिर से सुनना, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि बेटा तुम्हें इसमें केवल ये देखना है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में किस तरह चेंज हुआ, आखिर में कौन सी चीज रिएक्टेंट के साथ निकल गई, कौन सी चीज रिएक्टेंट में आके मिल गई। तो आपका जो सबसे पहला काम है, आपको देखना है कि रिएक्टेंट को पिक करना है और रिएक्टेंट्स को 1 बाय 1 पिक करना है। ठीक है, जैसे बता रहे हैं एकदम वैसे सीखते चले जाओ, समझ में आ जाएगा पूरा। तो चलो हमारा पहला रिएक्टेंट जो है वो है CuO। भाई रिएक्टेंट तो है, तो रिएक्टेंट है तो यहाँ पे CuO को हम देखेंगे और हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे CuO है ना, लेकिन जब प्रोडक्ट में हम जा रहे हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि भाई Cu अकेले है। सोचो, जो हमने बताया वैसे ही सिखा रहे हैं कि हम पहले रिएक्टेंट में देखेंगे कि यहाँ पे CuO है, लेकिन प्रोडक्ट में वो क्या हो गया, Cu हो गया। इसका मतलब CuO में से वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। यही तो बताया है ना भाई, अभी हमने क्या बताया है कि ऑक्सीजन का रिमूव होना और ऑक्सीजन का ऐड होना, यही तो बताया है। तो चलो इसमें देखते हैं कि CuO प्रोडक्ट में केवल Cu बचा, तो मतलब ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो गई, और ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो इसका मतलब CuO से Cu का बनना। क्लियर? इसे हम कौन सा रिएक्शन बोलेंगे बेटा, रिडक्शन। कौन सा बोलेंगे, रिडक्शन। एक चीज आपने सर्च कर लिया, एक चीज आपको आ गई। सेकंड चलते हैं हम कि सेकंड रिएक्शन, सेकंड रिएक्टेंट
जो हमारा है वो है हाइड्रोजन। अब हम हाइड्रोजन को देखते हैं कि भाई रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन अकेले है ना, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन अकेले है। लेकिन ये हाइड्रोजन इस तरफ जब हम देखते हैं प्रोडक्ट में, तो हम देखते हैं कि यार हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है। हम क्या देखते हैं कि ये हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है। इसका मतलब यहाँ पे जो रिएक्टेंट अकेले था हाइड्रोजन, उसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, हम यहाँ लिख देंगे दिस इज ऑक्सीडेशन। सिंपल, आपको पता चल गया कि भाई कैसे हम रिएक्शन में देख लिए कि कहाँ से कहाँ तक रिडक्शन हो रहा था और कहाँ से कहाँ तक ऑक्सीडेशन हो रहा था। क्लियर, क्लियर है। अब हम इसके साथ एक और चीज़ आपको बता देते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना बेटा। जहाँ से रिडक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है ना, देखो हमने इसमें एरो भी बनाया हुआ है, ठीक है, हमने एरो बनाया यहाँ से लेके यहाँ, मतलब स्टार्टिंग यहाँ हुई किस चीज़ की, रिडक्शन की। यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से हुई, यहाँ से हुई। तो ध्यान देना, जहाँ से रिडक्शन की स्टार्टिंग होती है वो मटेरियल रिड्यूस होता है। क्लियर, क्लियर है। तो चलो इस रिएक्शन में आप क्या बताएंगे, रिड्यूस क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, रिड्यूस CuO हो रहा है। बहुत आसान सा है भाई। यदि हम रिडक्शन देख लिए तो तुम्हें तुरंत ध्यान में आना चाहिए कि सर ने क्या बताया था कि जहां से रिडक्शन स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट तो यहां से हो रहा है, ठीक है। तो जहां से रिडक्शन स्टार्ट हो रहा है वो मटेरियल क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, है ना। और जहां से ऑक्सीडेशन स्टार्ट होता है वो मटेरियल क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो अब आपसे पूछ दे कि चलो, ऐसा पूछता है कि रिएक्शन दे देगा और पूछेगा कि बताओ इसमें ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, इसमें रिडक्शन कहाँ हो रहा है, फिर पूछेगा कि आप बताइए कि कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है। पूछ सकता है भाई, पूछता ही है। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जो रिड्यूस हो रहा है वो है CuO और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो है H2। क्लियर है ना, समझ में आया, आता होगा, ठीक है। थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा। क्लियर। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट थिंग्स है जिसको कि जानना बेहद जरूरी है, एंड दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो भाई पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ लेते हैं क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सब्सटेंस विच ब्रिंग्स ऑक्सीडेशन। हमेशा ध्यान देना, ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन कराता है बट रिएक्शन में खुद रिड्यूस हो जाता है। तो भाई देखो, सीखने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लॉजिक से उसे सीख लेते हैं। हमने क्या बोला, द सब्सटेंस विच ब्रिंग्स ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन, द सब्सटेंस विच ब्रिंग्स ऑक्सीडेशन इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। बट इटसेल्फ इट गेट्स रिड्यूस्ड, मतलब ये खुद उस रिएक्शन में रिड्यूस हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या कि भाई जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यही ना। यदि हम ये बोल दें कि भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा सब्सटेंस है जो कि ऑक्सीडेशन कराता है लेकिन खुद ये रिड्यूस हो जाता है, तो रिड्यूस कौन हुआ ये तो आपको पता चल गया। तो आप तुरंत जान जाएंगे कि भाई जो चीज रिड्यूस हो रही है वही चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। चलो, सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द सब्सटेंस which brings oxidation but itself it gets reduced। वेरी गुड, बहुत ही आसान हो गया। अब आप समझ लेंगे कि सर हम रिडक्शन कहाँ से हो रहा है ये समझ सकते हैं, रिड्यूस कौन हो रहा है ये भी समझ सकते हैं। तो भाई रिड्यूस के साथ ही सोच लो ना कि जो चीज रिड्यूस होगा वही चीज ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस होगा। सो यू कैन से दैट हियर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है हमारा, CuO। क्लियर, CuO। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है हमारा, CuO है। चलो ठीक है। उसी तरह हम क्या कह सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट को भी देख सकते हैं। रिड्यूसिंग
agent, the substance which brings reduction, the substance which brings reduction, but itself it gets oxidized. आप नोट कर लीजिए क्या लिखा है, बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है भाई। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होगा जो ऑक्सीडेशन कराएगा लेकिन खुद वो रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस है जो रिडक्शन कराएगा लेकिन खुद इटसेल्फ इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इन द रिएक्शन, उस रिएक्शन में खुद ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सो दैट मीन्स यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, बाय रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज कौन हो रहा था, हाइड्रोजन। क्लियर है, क्लियर, चलो वेरी गुड। तो यहाँ से हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू ये समझने की कोशिश की कि कैसे हम रिडक्शन और कैसे हम ऑक्सीडेशन को देखेंगे, रिएक्शन में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। फिर हम साथ में ये भी देख लिए कि कौन सा मटेरियल ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा मटेरियल रिड्यूस हो रहा है। फिर हमने एक और नई चीज़ देख ली, क्या देख ली, हमने देखी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन क्या होती है, रिड्यूसिंग एजेंट हम कैसे सर्च कर सकते हैं रिएक्शन में, और रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन क्या होती है। क्लियर, क्लियर। तो चलो एक इक्वेशन और उठाते हैं और एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्लियर है ना, चलो देखो अब एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए एग्जांपल इज ZnO plus C gives Zn plus CO। वो तुरंत छोटा सा देखते हैं बहुत जल्दी में, क्योंकि हमको पता है कि अभी तक आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। वेरी गुड। तो चलो बताओ, इस रिएक्शन में ZnO plus C एरो Zn plus CO, जिंक ऑक्साइड, दिस इज कार्बन, जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें हम कोशिश करते हैं, अब तो पढ़ चुके हैं भाई, तो हम देखते हैं कि कहाँ से रिडक्शन हो रहा है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो चलो यहाँ से सीखते हैं। ZnO था जस्ट लाइक प्रीवियस एग्जाम्पल, ठीक उसी का कार्बन कॉपी है बेटा। तो ZnO किस में चेंज हो रहा है, जिंक में। कैसे चेंज हुआ, जब ऑक्सीजन इसमें से रिमूव हो गया। सो ZnO से जिंक का बनना क्या कहलाएगा, रिडक्शन हो गया ना। तो जब यहां से रिडक्शन स्टार्ट हो रहा है तो रिड्यूस क्या हुआ, रिड्यूस ZnO हो गया। और जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब यहां क्या करोगे, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम क्या लिख देंगे, ZnO रिड्यूस हो रहा है। इन दिस रिएक्शन ZnO इज रिड्यूस्ड एंड इन दिस रिएक्शन ZnO is also oxidizing agent। क्लियर, चलो ऑक्सीडेशन देखते हैं। देखो बेटा रिएक्टेंट में C अकेले था, बट प्रोडक्ट्स में हम क्या देखते हैं कि C के साथ क्या हो गया है, CO आ गया है ना। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पे ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज कार्बन। और कार्बन जब ऑक्सीडाइज हो रहा है देन ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। तो यहां तक बात समझ में आ गई हमें, और हमने एग्जाम्पल भी देख लिया। क्लियर है, चलो अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, और जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सीखिएगा। MnO2 plus HCl gives MnCl2 plus Cl2 plus H2O। Clear? Now here just balance it and here it becomes 4। Clear? It has been balanced। ये balanced हो चुका है। अब मुझे इसमें देखना है
कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। चलो देखते हैं, इस रिएक्टेंट को उठाते हैं। इसे हम जब उठाते हैं तो हम देखते हैं कि भाई MnO2 में से O रिलीज हुआ, MnO2 में से O क्या हो गया, रिलीज हो गया, और रिलीज होने के बाद क्या बना दिया, MnCl2। जब MnO2 में से ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्लियर। और इसमें हम क्या देख रहे हैं कि HCl से हमारा क्या बन गया, यहाँ पे हाइड्रोजन में क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन आके ऐड हो गया। दैट मीन्स हियर इज ऑक्सीडेशन। क्लियर। सो MnO2 इज रिड्यूस्ड, MnO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। सो MnO2 रिड्यूस हो रहा है एंड इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर बेटा, क्लियर है। तो चलो ये अब हमने ये देख लिया कि कैसे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होती है, और आपको एग्जाम्पल्स भी बता दिए। आप इस एग्जाम्पल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए। क्लियर, क्लियर है ना। और इसकी आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है। अब बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बाद जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोरोजन। क्लियर। कोरोजन बहुत आराम से पढ़िए, ठीक है, कोई बहुत बड़ी इसमें कॉन्सेप्ट नहीं आने वाला है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि आपने अपनी डेली लाइफ में देखी हैं। ठीक है ना। तो पहले आप चलो समझ लेते हैं कि कोरोजन क्या होता है। भाई कोरोजन जब मेटल, क्लियर, मेटल की जो शाइनिंग अपीयरेंस होती है वो डल हो जाती है तो हम कहते हैं कि उसमें कोरोजन हो गया। तो भाई कोई भी मेटल है, शाइनिंग मेटल है, बहुत अच्छा चमकदार दिख रहा था और वो बाद में डल हो गया, है ना, तो ये जो चेंजिंग आई, भाई ये तो अनडिजायरेबल चेंज है। क्लियर। तो हम कह सकते हैं कोरोजन एक अनडिजायरेबल चेंज होता है, कोरोजन एक अनडिजायरेबल रिएक्शन होता है, कोरोजन बहुत स्लो रिएक्शन होता है। ठीक है। अब चलो देखते हैं कि कोरोजन सच में क्या होता है। तो देखो, जब भी मेटल एयर, वाटर, मॉइस्चर, केमिकल्स और एसिड के कांटेक्ट में आता है, जरूरी नहीं कि सारे मेटल एक साथ ही आ जाएं, ठीक है, ये चारों चीज एक साथ आ जाए। क्लियर। और हमने शुरू में ही बोला है कि जो कोरोजन है वो स्लो प्रोसेस होता है। तो आप ये ध्यान देना कि व्हेन मेटल is attacked by air, water or chemicals like acid, its shining surface becomes tarnished. This process is known as corrosion. Clear? बहुत आसान सी डेफिनेशन है भाई, कुछ भी नहीं है, ये सबके घर में होता है। आपने देखा होगा कि आयरन के आर्टिकल्स पड़े हैं, आलमीरा पड़े हुए हैं, है ना, या आप आयरन के और कुछ भी देख लीजिए, आप नाइफ देख लीजिए, है ना, आपके घर में जो लॉकर होता है ना, उसको देख लो, तो आप क्या देखते हैं कि कुछ दिन के बाद उसमें भाई वो रेडिश ब्राउन कलर का कुछ उसमें से पाउडर लाइक मटेरियल निकलता है। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते ही हैं कि जो आयरन के आर्टिकल्स पहले में थे, बड़े अच्छे चमक रहे थे, वो धीरे धीरे खराब होने लगे, कमज़ोर होने लगे, उसमें से ब्राउन कलर का, जिसे हम हिंदी में जंग कहते हैं, जंग लग जाती है। तो ये कैसे होता है, ये कारण है कोरोजन। ये ध्यान रखिएगा। और एक लाइन और ध्यान से रखना कि कोरोजन हर एलिमेंट में हो, हर मेटल के साथ हो सकता है। कोरोजन मोस्ट ऑफ द मेटल्स के साथ होता है। जो नोबल मेटल होते हैं उनके लिए हम कह सकते हैं कि भाई उन पे असर कम पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि कोरोजन इन केस ऑफ आयरन, आयरन में यदि हम देखें कोरोजन, तो वहाँ पर हम एक वर्ड यूज करेंगे रस्टिंग। पूछता है आपसे व्हाट इज रस्टिंग, तो आप वहाँ पे ये ध्यान देना कि रस्टिंग वर्ड जब हम यूज करेंगे तो बताना कि व्हेन आयरन आर्टिकल्स गेट अटैक्ड विद मॉइस्चर, वाटर, ऑक्सीजन और chemicals, the iron articles becomes dull due to the formation of hydrated ferric oxide। जो रस्ट आयरन के केस में हम बोलेंगे तो बेटा ध्यान रखना कि जब रस्टिंग पूछेगा तो वो रिलेशन केवल आपका आयरन से आना चाहिए। क्लियर है। तो चलो
पहले हम कोरोजन को देख लेते हैं क्या होता है कोरोजन की डेफिनेशन। सो कोरोजन व्हेन मेटल इज अटैक्ड बाय एयर और मॉइस्चर, water in any form or and chemicals, the shining surface gets tarnished. This process is known as corrosion. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन, CORROSION। ध्यान देना, क्या बोला हमने कि व्हेन मेटल इज अटैक्ड बाय एयर, मॉइस्चर, वाटर एंड केमिकल्स, द शाइनिंग सरफेस ऑफ मेटल गेट tarnished. This process is known as corrosion. Corrosion is chemical process. Corrosion is slow process. Corrosion is अनवांटेड रिएक्शन। कोरोजन को हम अनवांटेड रिएक्शन भी कहते हैं। क्लियर ना? चलो अब देखो, आपने आयरन के बारे में तो हमने बता दिया कि अभी आयरन के बारे में हमने बताया है कि आयरन के आर्टिकल्स रस्टिंग। कोरोजन इन केस ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग। कोरोजन इन केस ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग। भाई यदि कोरोजन आयरन में हो रहा है तो हम वहां पे रस्टिंग टर्म का यूज करेंगे। और ये रस्ट क्या होता है? रस्ट व्हेन आयरन आर्टिकल्स कम इन कांटेक्ट विद एयर, वाटर, मॉइस्चर और केमिकल्स। क्लियर? अ ब्राउनी कलर पाउडरी सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विच इज नोन एज रस्ट और एंड द प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग। और इसे हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। अब और देख लेते हैं रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। रस्ट होता है क्या है? क्लियर? ब्राउनिश पाउडरी सब्सटेंस विच इज केमिकली हाइड्रेटेड। बहुत ध्यान से सुनना, रस्ट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। रस्ट क्या होता है? केमिकली रस्ट क्या होता है बेटा? केमिकली रस्ट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है, जिसका फार्मूला होता है, हुज फार्मूला इज Fe2O3.X क्लियर? ठीक है ना? अब तुमसे कोई पूछे कि बताओ, जो लोहे की नाइफ पे जो वाइट कलर का पाउडर टाइप का दिखाई देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? जिसको हम हिंदी में जंग कहते हैं, उसे हम केमिकली रस्ट कहते हैं। क्लियर? और उसका फार्मूला जो होता है वो Fe2O3.X और इसका नेम क्या होगा? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्लियर है? अब देखो, आपके घर में कॉपर के वेसल्स तो होंगे ही, तो देखो कॉपर में भी कोरोजन होता है। एग्जाम में पूछता है कोरोजन कॉपर में कैसे हो सकता है, कोरोजन आयरन में कैसे हो सकता है, कोरोजन सिल्वर में कैसे हो सकता है। भाई सिल्वर में तो कोरोजन बहुत सालों के बाद होता है, ठीक है ना? और वैसे भी हमने बताया कि कोरोजन जो है वो स्लो प्रोसेस होती है। तो चलो कॉपर में देखते हैं। कोरोजन इन केस ऑफ कॉपर, देखो जी, कॉपर में जब कॉपर के वेसल्स एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड हो जाते हैं, कॉपर के वेसल्स हैं, आपने रखा हुआ है घर में, वो एटमॉस्फेयर में तो एक्सपोज्ड है ही, और एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड है तो ऑक्सीजन जो है वो उससे रिएक्शन करेगी। समझ में आ रहा है? तो कॉपर के वेसल्स जब एटमॉस्फेयर में ओपन एयर में एक्सपोज्ड होते हैं तो उस समय कॉपर का जो मेटल होता है, कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड बनाता है। सुनते रहिए बहुत ध्यान से, कहानी की तरह सुनते रहिए एकदम, फिर आप और इसको नोट करते रहिए, क्योंकि ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछता है कि कॉपर जब कोरोजन में आता है तो बताओ बेटा उसमें क्या चेंजिंग आती है। तो कॉपर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, फर्स्टली इट फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ये क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड बनाता है। अब ये कॉपर ऑक्साइड, क्लियर है, ये कॉपर ऑक्साइड का जो कलर होगा ये ब्लैक या ब्राउन कलर में हो सकता है ना? मतलब दोनों में ही मिक्सिंग के हिसाब से रहता है। तो कॉपर ऑक्साइड फिर कॉपर कार्बोनेट फॉर्म करता है। कॉपर ऑक्साइड क्या फॉर्म करता है? कॉपर कार्बोनेट फॉर्म कर देता है। कॉपर कार्बोनेट फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है
उससे रिएक्शन करके, मतलब कहने का मतलब कि कॉपर पहले कॉपर ऑक्साइड फॉर्म किया, कॉपर ऑक्साइड के बाद क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होने के बाद एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड है ये उससे रिएक्शन कर गया। उसके बाद इसने क्या बनाया, कॉपर कार्बोनेट बनाया, और जब कॉपर कार्बोनेट बन जाता है तो यहाँ पे कॉपर में कोरोजन हो जाता है और कॉपर वेसल्स में जगह जगह ग्रीन कलर के स्पॉट बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, किस कलर के, ग्रीन कलर के स्पॉट बनने शुरू हो जाते हैं। तो एग्जाम में ये भी पूछता है कि भाई कॉपर का वेसल्स है, आफ्टर कोरोजन ये ग्रीन कलर में इस पे स्पॉट देखने शुरू हो गए, इसका जो शाइनिंग अपीयरेंस था वो ग्रीनिश कलर का हो गया, चलो बताओ ऐसा क्यों हुआ। तो तुम बताओगे कि सर ऐसा कोरोजन के चलते हुआ, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो ग्रीन कलर फॉर्मेशन है दैट इज कॉपर कार्बोनेट का। किसका फॉर्मेशन है, कॉपर कार्बोनेट का। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल उठाते हैं। अब हम देखते हैं सिल्वर। भाई देखो सिल्वर की ज्वेलरी बनती है, आपको पता ही है। चलो, तो सिल्वर के आर्टिकल्स जो होते हैं, आप बहुत ध्यान से, कभी कभी हो सकता है कि आपको मौका मिल जाए, सिल्वर के जो आर्टिकल्स हैं उस पर जब कोरोजन हो जाता है तो उस पर हल्की हल्की ब्लैक कलर की स्पॉट्स पड़ जाती हैं। पूछता है कि सिल्वर के आर्टिकल्स जब कोरोजन में आते हैं तो चलो बताओ क्या आप चेंजिंग देखते हो। तो सिल्वर के आर्टिकल्स पे ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं और हम कहते हैं कि जो सिल्वर के आर्टिकल्स ये अच्छे नहीं हैं। उसके बाद क्या होता है, लोग ज्वेलरी के यहाँ जाते हैं और उसी को क्लीन करा के ले आते हैं। ठीक है ना, तो देखो सिल्वर के केस में क्या होता है, कॉपर का समझ गए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अक्सर पूछता है कि कॉपर में बताओ क्या बनेगा, तो आप क्या बताएंगे, कॉपर में आप बोलोगे सर जो ग्रीन कलर बन रहा है वो कॉपर कार्बोनेट के चलते बन रहा है। और सिल्वर में क्या बोलोगे, जो ब्लैक कलर बन रहा है किसका, देखो इधर सिल्वर सल्फर से रिएक्शन करता है। एटमॉस्फेयर में देखो डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, तो सिल्वर रिएक्ट विद सल्फर और बहुत स्लो रेट में रिएक्शन करके बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद, कईयों सालों के बाद ये सिल्वर क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड बनाता है Ag2S। और यही Ag2S है जो कि ब्लैक कलर का स्पॉट जो सिल्वर के ऊपर होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द सिल्वर सल्फाइड। समझ में आया। तो देखो कोरोजन जो था ये एक बहुत ही सेकेंड लास्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, लेकिन कोरोजन को आप बहुत हल्के में भी मत लीजिए क्योंकि ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है ना, और अक्सर क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोरोजन क्या होता है, आपसे पूछ सकता है कि चलो बताओ कॉपर में कोरोजन कैसे होता है। तो बेटा बता चुके हैं कि कॉपर में कोरोजन कैसे होगा, जब ये कॉपर पहले कॉपर ऑक्साइड बनाता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, फिर कॉपर ऑक्साइड से क्या बनता है, कॉपर कार्बोनेट बनता है। जब कॉपर कार्बोनेट बन जाता है तब हम कहते हैं कि कॉपर में कोरोजन हो गया है, और जो स्पॉट आ जाते हैं वो किस कलर के आते हैं, ग्रीनिश कलर के आ जाते हैं, एंड दैट स्पॉट इज केमिकली कॉपर कार्बोनेट। और सिल्वर के केस में देखेंगे तो फिर से छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। तो सिल्वर के केस में देखेंगे तो सिल्वर किससे रिएक्शन कर रहा है, सल्फर से रिएक्शन कर रहा है, और सल्फर से रिएक्शन करने के बाद क्या बना रहा है, सिल्वर सल्फाइड बना रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारी टॉपिक कोरोजन कंप्लीट होती है ना। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट टॉपिक पे जो कि फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज रैंसिडिटी। क्लियर, लास्ट टॉपिक इज रैंसिडिटी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी रैंसिडिटी। देखो अब हम रैंसिडिटी पढ़ेंगे जो कि हमारे एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक है। बेटा देखो रैंसिडिटी क्या होता है, आपने देखा होगा अक्सर चिप्स है ना, जैसे हल्दीराम की चिप्स है या बाकी आप जो भी देखते हैं, तो उसमें वो क्या होता है, एक रैपर में रहता है, रैपर के अंदर चिप्स रहती है, काफ़ी फूला हुआ रहता है, आप उसे टीयर करते हैं, ठीक है, और उसमें से चिप्स खाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। चलो ठीक, अब आगे देखते हैं कि आप उसे छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के बाद देखेंगे वो जो चिप्स होती है वो नरम हो जाती है। भाई क्यों नरम हो जाती है, रीजन रैंसिडिटी। क्लियर।
आप बिस्किट है, बिस्किट को ओपन कर दीजिए, 2-4 बिस्किट खा लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। देखिए 2-4-5 घंटे के बाद वो बिस्किट जो रहेगी वो क्या हो जाएगी, नरम हो जाएगी। रीजन रेंसिडिटी। क्लियर क्लियर। तो अब देखो रेंसिडिटी क्या होती है एग्जैक्टली यदि हम रेंसिडिटी को साइंस के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे, तो रेंसिडिटी इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल। ठीक है, फूड में प्रेजेंट फैट एंड ऑयल जब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है, तो फूड का जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी। क्लियर क्लियर है, क्लियर है ना। तो आप क्या बताएंगे, रेंसिडिटी इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, रेंसिडिटी इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल present in food. Rancidity is the oxidation of fat or oil present in food. ठीक है, due to this the taste of food becomes dull। जो फूड का टेस्ट होता है वो डल हो जाता है। ठीक है, अच्छा नहीं रहता, अच्छा नहीं लगता। क्लियर। सो अब करते क्या है, कैसे इस रेंसिडिटी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। भाई रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के भाई जो सबसे कारगर तरीका है ये तो होता है कि भाई आप पहले उसको एयर टाइट रखिए कि उसमें कोई भी चीज़ एंटर ना कर सके, कोई भी मॉइस्चर ना एंटर कर सके, ऑक्सीजन ना एंटर कर सके। क्योंकि भाई जब ऑक्सीडेशन होगा तो दैट मीन्स उसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा। ठीक है ना, तो आप उसे एयर टाइट कर सकते हैं, है ना। ठीक है ना। फिर एक और चीज़ होती है कि हम एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या, एंटीऑक्सीडेंट कहेंगे जैसे ऐसा सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडेशन होने नहीं देगा या ऑक्सीडेशन होने को प्रिवेंट करेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। तो देखो अक्सर जो चिप्स के पैकेट होते हैं वो फूले हुए होते हैं, ऐसा क्यों होता है, उसके अंदर कौन सी गैस हम फ्लश करते हैं, नाइट्रोजन गैस इज फ्लश्ड। क्लियर। ये भी क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, पूछता है कि भाई चलो किसी एक गैस का नाम बताइए, ठीक है, जिसको कि हम फ्लश करते हैं चिप्स में, जो एडिबल चिप्स होती है उसमें। तो आप बताएंगे क्या, नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन गैस को हम उसमें इसलिए फ्लश करते हैं कि जिससे रेंसिडिटी जो है वो प्रिवेंट हो सके। सो यू कैन से दैट रेंसिडिटी इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट ऑयल प्रेजेंट इन फूड ड्यू टू विच द टेस्ट ऑफ फूड बिकम्स डल। क्लियर क्लियर। changes and becomes dull and nitrogen gas is flushed in chips to make it crispy and to prevent further rancidity। क्लियर क्लियर। तो बेटा ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। आप इस चैप्टर के जितने भी वीडियोस दिए गए हैं आप उसको बार बार देख सकते हैं, बार बार उसे पढ़ सकते हैं, और साथ में जो हमारा ऐप है माई स्कूल ऐप, उसे आप लाइक करिए, उसे सब्सक्राइब करिए, और उसके साथ हर लेक्चर के साथ आपको डीपीपी मिलेगी, हर लेक्चर के साथ आपको नोट्स मिलेंगे। उस नोट्स को पढ़िए और अपनी तैयारी मजबूत करिए। थैंक यू वेरी मच।